हेलो एवरीवन, आज डेट है 27 अक्टूबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था साउथ बटन नेशनल पार्क को लेकर के। तो साउथ बटन नेशनल पार्क जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर लोकेटेड है और रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क के इंटीग्रल पार्ट के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो ये साउथ बटन नेशनल पार्क से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और यहाँ पर आर्टिकल रिलेटेड है कांग्रेस पार्टी को लेकर के। आप सभी को पता है कि कुछ टाइम पहले ही कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के नए प्रेसिडेंट चुने गए। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी जो चार्ज जो है कांग्रेस पार्टी का वो अपने हाथों में ले लिया है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि लास्ट 24 ईयर में पहली बार गांधी फैमिली से बाहर कोई कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बना है। तो यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अभी इलेक्शन कमीशन ने इस बात के ऊपर फोकस किया कि जो भी पार्टीज जो हैं उनके इंटरनल लेवल पर भी डेमोक्रेसी को मेंटेन किया जा सके। ओके, तो इसके बारे में हम बेसिक फैक्ट डिस्कस करेंगे कि इंटरनल डेमोक्रेसी, किसी भी पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से ये होना चाहिए, इसकी क्या जरूरत है। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि वाई, क्यों इंटरनल जो डेमोक्रेसी है वो किसी भी पार्टी में उसकी क्यों जरूरत है। देखो, कोई भी पार्टी है अगर उसमें इंटरनल लेवल पर डेमोक्रेसी रहेगी, डेमोक्रेसी का मतलब सभी इक्वल है, सभी को इक्वली तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, सभी के पास में पावर है, सभी अपनी बात रख सकते हैं। तो एक तरीके से किसी एक के हाथ में जो है वो पावर नहीं आ पाएगी, मतलब जो ऑटोक्रेसी है वो क्रिएट नहीं हो पाएगी और इसकी वजह से जो रिप्रेजेंटेशन है वो सभी को इक्वल तरीके से मिल पाएगा। तो इसीलिए इंटरनल डेमोक्रेसी जो है वो जरूरत है। दूसरा, अगर हम बात करें तो इंटरनल डेमोक्रेसी रहेगी तो पार्टी में ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ओके, इसके साथ में जो पार्टी है वो अपनी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर भी फोकस करेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो देखो, अगर डेमोक्रेसी रहेगी तो हर चीज का ध्यान रखा जाएगा तो जो पॉलिटिक्स है उसको भी हम इनडायरेक्टली क्रिमिनलाइजेशन से रोक सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम जो पार्टी में जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आती है तो ये बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती है, लेकिन पार्टी में जब इंटरनल लेवल पर डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाएगा तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोका जा सकेगा। ओके, और जब पार्टी में क्या होगा, डेमोक्रेसी होगा तो सभी इक्वल होंगे तो एक तरीके से बहुत सारे इशू जो हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो पार्टीज में जो बार बार फैक्शन देखने को मिलते हैं कि एक पार्टी से टूट करके दूसरी पार्टी बनी, कुछ लोगों ने मिलकर के नई पार्टी बना ली, ये बहुत कम देखने को मिलेगा। तो इसलिए जरूरत है कि इंटरनल डेमोक्रेसी जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की मैनेज होनी चाहिए। अब कुछ रीजंस के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें इंटरनल लेवल पर डेमोक्रेसी क्यों मेंटेन नहीं हो पाती है, इसका क्या बेसिक रीजन है। क्या वोट, इन रीजन्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट लेवल पर अगर हम डिस्कस करें, देखो मैक्सिमम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें क्या होता है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स होती है कि फैमिली बैकग्राउंड से जो पार्टी जो है वो चलती आ रही है और उन्हीं के पार्टी के जो लोग हैं फिर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं पार्टी के जो प्राइम मेंबर्स हैं उन्हीं की फैमिली से लोग जुड़ते गए, उन्हीं को मैक्सिमम पावर उन्हीं के हाथों में रही। तो मतलब डायनेस्टी पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से इंटरनल लेवल पर डेमोक्रेसी जो है वो पार्टी में मेंटेन नहीं हो पाती है। क्योंकि जब पार्टी के मैक्सिमम पीपल जो है वो इन्फ्लुएंस रहेंगे किसी ना किसी वजह से तो वहाँ पर डेमोक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या होता है,
देखो, मैक्सिमम जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उसमें सेंट्रलाइज्ड नेचर होता है। सेंट्रलाइज्ड नेचर मतलब मैक्सिमम पावर जो है वो कुछ लोगों के पास ही हो, कुछ लोगों के पास में डिसीजन पावर हो, कुछ लोग जो हैं वो हर चीज़ के ऊपर अपना बात रखें और उन्हीं की बात जो है वो पार्टी में फॉलो की जाए। तो ये भी एक बेसिक रीजन होता है कि इंटरनल डेमोक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो देखो, लॉ की भी कमी है। हमारा जो आरपीए एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, इसका सेक्शन 29A जो है वो यहाँ पर एक अलाउ तो करता है पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन को लेकर के, लेकिन इसमें भी क्लियरली ऐसी कोई बात नहीं रखी हुई है कि इस तरीके से ये जो प्रोसीजर है वो होना चाहिए और इसके बेसिस पे क्या होना चाहिए, इंटरनल डेमोक्रेसी को मेंटेन किया जा सके। तो अब क्या हो सकता है, हो तो ये सकता है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, देखो उन्होंने फोकस भी किया है। इलेक्शन कमीशन ने अभी कुछ टाइम पहले बोला भी है कि एक ही पर्सन जो है वो लंबे टाइम तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो परमानेंट प्रेसिडेंट है वो नहीं रह सकता है। इस आइडिया को रिजेक्ट किया है इलेक्शन कमीशन ने। तो इसके बेसिस पर क्या होना चाहिए, वो इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो, वैसे इलेक्शन कमीशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को गाइडलाइंस भी रिलीज करता है रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर, कि जो एप्लीकेंट है उनको टाइम टू टाइम पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी जो एक तरीके से जो भी उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लेकर के जो सबमिट है, मतलब अपना जो प्रोसीजर, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है पार्टी का, उसको सबमिट करना चाहिए, ताकि इसके बेसिस पर डिस्कस किया जा सके कि हाँ भाई पार्टी जो है वो इंटरनल लेवल पर डेमोक्रेसी को मेंटेन कर रही है या फिर नहीं कर रही है। वे फॉरवर्ड में हम क्या लिख सकते हैं, वे फॉरवर्ड में ये लिख सकते हैं, हाँ इससे पहले अगर हम देखें तो देखो, इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को बोला कि ऐसा एक प्रोसीजर बनाया जाए, ऐसे कुछ पॉइंट्स बनाए जाएं जिसके बेसिस पर डिसीजन लिया जा सके कि हाँ पार्टी में इंटरनल लेवल पर डेमोक्रेसी मेंटेन की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है। अभी तक लॉ मिनिस्ट्री ने इन सारे प्रोसीजर के ऊपर, इन सारे ऑर्डर्स के ऊपर कोई भी इस तरीके का एक एप्लीकेबल जो वेरिएंट है वो लेकर के नहीं आए हैं। ओके, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यही हो सकती है, वे फॉरवर्ड में हम ये बात लिख सकते हैं कि देखो, इलेक्शन कमीशन इस बात के ऊपर फोकस करे और एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी उनकी साइन होते हैं, सिंबल होते हैं, वो उनको देना, तो उनको वापस लेने की जो पावर होती है उसको भी एक तरीके से रेगुलेट करने की इम्पोर्टेंट बात होनी चाहिए। और इंटरनल लेवल पर जो पार्टी है वो अपनी डेमोक्रेसी को मेंटेन कर रही है नहीं कर रही है, इसको लेकर के स्पेसिफिक जो गाइडलाइंस हैं वो होनी चाहिए। और उन गाइडलाइंस के बेसिस पर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाना चाहिए कि उनको फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं फॉलो किया जा रहा है। और अगर फॉलो नहीं किया जा रहा है तो उनको वार्निंग के बेसिस पर कुछ ऑर्डर पास किए जाने चाहिए, ताकि उन पार्टीज में जो इंटरनल डेमोक्रेसी है वो मेंटेन हो सके। देखो, इसके ऊपर फोकस क्यों किया जा रहा है, अब सभी को पता है कि डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं उनमें कम से कम खुद में तो इंटरनल लेवल पर डेमोक्रेसी होना चाहिए ना। वो सारे ऑब्जेक्टिव फॉलो करें जिनके लिए वो काम करेंगी, जिनके लिए वो चुनाव लड़ेंगी। तो जब उनके लेवल पर, उन पार्टी में अपने लेवल पर ये सारे प्रोसीजर एप्लीकेबल होंगे तो वो बहुत अच्छे से कंट्री के अपग्रेडेशन के लिए काम कर पाएंगी। ओके, तो ये इंटरनल लेवल की डेमोक्रेसी और उसके बारे में हमने बेसिक फैक्ट डिस्कस किए हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। इसी तरीके के जो टॉपिक हैं उन्हीं को लेकर के मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डायरेक्टली आपसे कभी नहीं पूछेंगे कि अच्छा कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट बने हैं उसके बारे में अपने जो है कमेंट्स लिखिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसी जो टर्म्स होती है हमारे सिलेबस को लेकर के, उनको रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इंटरनल लेवल पर डेमोक्रेसी क्यों हमारे लिए ज़रूरत है, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या लॉ की कमी है और किस तरीके से इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, देखो दिल्ली के जो सीएम हैं उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने ये बोला है कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी को हमें इम्प्रूव करना है तो जो हमारे करेंसी नोट्स हैं उनके ऊपर हिंदू डाइटीज़ की जो इमेजेस हैं वो प्रिंट करवाए जाने चाहिए। इसको लेकर के उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को अपील किया है। अब देखो, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है, इंडिया तो सेक्युलर है। सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि आप रिलीजन से सेपरेट होकर के अपनी बात सोच रहे हो, रिलीजन से इन्फ्लुएंस होकर के आप अपनी बात नहीं सोचोगे। हाँ,
आप सबके साथ में अपने रिलेशन बेहतरीन बना के रखोगे, सभी रिलीजन के साथ में किसी को एलिमिनेट नहीं करोगे, सब आपके लिए इक्वल है, लेकिन आप इन्फ्लुएंस होकर के आपके जो डिसीजन है वो नहीं लोगे। ओके, अब सेक्युलरिज्म जो है वो तो इंडिया फॉलो करता है। हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सेक्युलर टर्म को यूज नहीं किया गया था, लेकिन अगर हम बात करें तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में जो सेक्युलर टर्म है वो इंसर्ट की गई। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था इसके थ्रू दो वर्ड जो हैं वो और इंसर्ट किए गए थे हमारी प्रेम्बल में। ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि वो टर्म कौन कौन सी थी। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहां देखिए, हाँ, यहाँ पर अभी जो कोयम्बटूर में एक ब्लास्ट देखने को मिला, उसको लेकर के तमिलनाडु ने ये क्लियर किया है कि ये कोयम्बटूर कार एक्सप्लोजिव केस जो है इसको NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो इसकी जांच करे, क्योंकि यहाँ पर टेररिज्म से रिलेटेड कुछ इशू देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो NIA आप सभी को पता है 2008 में इसके ऊपर स्पेसिफिक फोकस किया गया था और इसका जो फॉर्मेशन है वो किया गया था। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। NIA। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 5 साउथ पेज पर, और यहाँ पर मुल्ला पेरियार डैम को लेकर के बात रखी गई है कि जल्द ही जो है इमरजेंसी एक्शन प्लान जो है वो तैयार है और जल्द ही इसके ऊपर काम किया जाएगा। कि आप सभी को पता है मुल्ला पेरियार डैम जो है वो केरला स्टेट में इसका फॉर्मेशन किया गया है, काफ़ी पुराना डैम है, और साथ ही साथ में अगर हम डिस्कस करें तो इसके ऊपर जो पावर है वो तमिलनाडु स्टेट की है। इसी को लेकर के 2021 में 2021 में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लेकर के आई डैम सेफ्टी एक्ट। तो ये जो आर्टिकल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसमें यही बताया गया है कि डैम सेफ्टी एक्ट के बेसिस पर जो फॉर्मेशन है वो किया गया है। तो देखो डैम सेफ्टी एक्ट जो है वो क्यों लाया गया। हमारा जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पर आता है जहां पर लार्ज डैम जो है वो एस्टेब्लिश है। अब लार्ज डैम तो एस्टेब्लिश है ही, इसमें से लगभग 1100 डैम जो हैं वो इतने पुराने हैं, लगभग 50 साल से ज़्यादा उनकी एज हो चुकी है डैम की, बांधों की। ओके, और कुछ डैम तो ऐसे हैं जो 120 साल से ज़्यादा पुराने हैं, और मुल्ला पेरियार डैम जो है वो इतना ही पुराना है। मुल्ला पेरियार डैम जो है, अब इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसमें इश्यू क्या है कि मान लो यहाँ पर देखिए, ये हमारा सदर्न इंडिया है, ये हमारा केरला है, और यहाँ पर है तमिलनाडु। तो यहाँ पर जो है मुल्ला पेरियार डैम लोकेटेड है। इसका जो लोअर एरिया है, जहाँ पर फ्लोइंग एरिया है, मतलब जो इसकी रिवर फ्लो होती है उनके लोअर एरिया में, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिलता है। डैम जो है काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, इसलिए इसके ऊपर स्पेसिफिक फोकस करने की ज़रूरत है। अब हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे डैम हैं, और सदर्न पार्ट में स्पेसिफिक यहाँ पर हम डिस्कस करें कि अदर स्टेट में है और दूसरे स्टेट के पास में उसकी पावर है, जिसकी वजह से अब मान लो यहाँ पर डैम जो है इसके लोअर एरिया में ये डैम है। अब इसके लोअर एरिया में जो लोग रह रहे हैं ये फ्लोइंग एरिया है। अब यहाँ पर मान लो कि वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा, और जो डैम है वो इतना अपने आप में स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इस वाटर को होल्ड कर सके, तो यहाँ पर क्रैक देखने को मिल सकते हैं, अदर इशू देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से लोअर एरिया में फ्लड जैसी सिचुएशन आ सकती है। तो इस सारे इश्यूज को गवर्न करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डैम सेफ्टी एक्ट लेकर के आई, ताकि सेंट्रल लेवल पर भी इस तरीके के जो डैम है उनको रेगुलेट किया जा सके। ओके, तो कुछ डैम को लेकर के हम बेसिक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखो हमारा जो उत्तराखंड स्टेट है उसमें टिहरी डैम है, और ये जो टिहरी डैम जो है वो भागीरथी रिवर के ऊपर इसको बनाया गया है, और हमारे इंडिया का हाईएस्ट डैम है ये। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो हीराकुंड डैम आप सभी को पता है कि महानदी रिवर जो है उसके ऊपर इसका फॉर्मेशन किया गया है, और हमारे इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है ये। ओके, और सबसे ओल्डेस्ट डैम की अगर हम बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट डैम है तमिलनाडु स्टेट में, और काला नाई डैम है, कावेरी रिवर के ऊपर उसको बनाया गया है, और लगभग 2000 साल पुराना ये डैम है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गई डैम को लेकर के। अब यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो देखो ये जो डैम सेफ्टी एक्ट है इसमें डिसीजन लिया गया था कि 10 से 15 मीटर के
जो डैम है या फिर स्पेसिफिक 15 मीटर से ऊपर के जो डैम है उनको इस एक्ट के थ्रू जो है वो रेगुलेट किया जाएगा और अलग अलग उनके क्राइटेरिया के बेसिस पर जो भी डैम है उनकी सर्विलेंस, इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस इन सभी का काम किया जाएगा। ये जो डैम सेफ्टी एक्ट है इसमें 2 लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंट्रल लेवल पर बनाए गए हैं और 2 लेवल के ऑर्गेनाइजेशन स्टेट लेवल पर बनाए गए हैं ताकि डैम को एक तरीके से व्यू किया जा सके। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक सेकेंड, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो अभी आप सभी को पता है कि ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऋषि सुनक, और इनके बारे में यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात रख रखी है कि मैक्सिमम जो उनको जो भी अपने डिसीजन लेने हैं वो पार्टी से इन्फ्लुएंस होकर के नहीं लेने हैं। उनके जो मैक्सिमम डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक कंट्री को गवर्न किस तरीके से करना है उस तरीके से उनके होने चाहिए, ताकि जो भी लोग हैं जो भी फॉलो करते हैं या जिन्होंने भी उनको इलेक्ट करने में या उनका इम्पोर्टेंट रोल एक तरीके से प्ले किया है उन सभी को और पूरे जो कंट्री को एक तरीके से साथ लेकर के जो भी इशू वहाँ पर देखने को मिलते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड प्रेजेंट टाइम में इशू देखने को मिल रहे हैं, उन सभी को भी रेगुलेट करने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो मुस्लिम जो कम्युनिटी है और हिंदू कम्युनिटी में हम क्या देखते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एस्टेब्लिश है। कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है हमारे हिंदू कम्युनिटी में। अगर आप देखोगे तो अलग अलग लेवल पर अलग अलग कास्ट है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसमें ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पर बीजेपी पार्टी जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी का ही एक स्टेटा है, स्टेटिफिकेशन है, उसको एक तरीके से सपोर्ट करने की बात रखी है कि पसमंडा मुस्लिम जो है उनको सपोर्ट किया जाए, उनके ऊपर फोकस किया जाए, उनके अपग्रेडेशन के लिए काम किया जाए। तो देखो इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो 3 लाइन में स्ट्रेटिफाइड है। फर्स्ट है अशरफ जो एलिट क्लास है मुस्लिम कम्युनिटी में, फिर है अजलफ जो बैकवर्ड क्लास है, और फिर है अर्जाल, ये है मोस्ट बैकवर्ड क्लास। तो अगर हम एस्टिमेशन की बात करें तो अशरफ जो है वो 15 to 20% है मुस्लिम पॉपुलेशन का, मतलब एलिट क्लास जो है वो काफ़ी कम है। पसमंडा literally meaning those left out or marginalized is a collective expression of अजलफ एंड अर्जाल। तो अर्जाल और अजलफ को एक तरीके से कलेक्टिव फॉर्म में पशमंडा बोला जाता है, जो टोटल मुस्लिम कम्युनिटी का 80 to 85% पॉपुलेशन को बनाता है। तो इन्हीं के ऊपर फोकस करने की बात रखी गई है। हालांकि एलिगेशन तो इस तरीके के भी हैं कि पॉलिटिकल मोटिव के बेसिस पर या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बेसिस पर, पॉलिटिकल बेनिफिट के बेसिस पर ये सारी जो है वो क्या किया गया है, इनको सपोर्ट करने की बात की जा रही है। लेकिन इस आर्टिकल में बताया गया है कि मैक्सिमम ये जो मार्जिनलाइज्ड मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो एक तरीके से जो हमारे आप बात कर सकते हो जो फॉर्मल सेक्टर है उनमें काफ़ी कम काम करते हैं, जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। ओके, और इनके अपग्रेडेशन के लिए फोकस करने की ज़रूरत है, जो भी इशूज हैं उनके सोल्व करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो देखो फायर क्रैकर्स के बारे में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा दिए हैं पेज नंबर 9 पर, कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक अवेयरनेस क्रिएट की कि भाई आपको फायर क्रैकर्स जो हैं वो नहीं करने हैं, इसकी वजह से पोल्यूशन देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी इंडिया में साउथ और वेस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पर पोल्यूशन जो है वो काफ़ी हाई लेवल पर देखने को मिला है। दिल्ली में भी अगर हम बात करें, आपके भी अगर रिलेटिव्स हैं तो आपको भी पता चला होगा कि काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन के बाद में भी वहाँ पर जो है वो फायर क्रैकर्स की जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद देखने को मिली, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो देखने को मिला। लेकिन जो विंडी कंडीशन होने की वजह से जो ट्रैप है वो पोल्यूशन जो है वो ट्रैप नहीं हो पाया एयर के बीच में, जिसकी वजह से वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो थोड़ी सी क्लियर देखने को मिली है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, या फ्री बाइज को लेकर के लिख रखा है कि आंध्र प्रदेश जो गवर्नमेंट है वो प्रेजेंट टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट से बार बार डिस्कशन कर रही है कि कुछ पैसा दिया जाए जिसका वो यूज़ कर सकें अपनी वेलफेयर स्कीम्स को लेकर के। लेकिन जैसे ही आंध्र प्रदेश के सीएम जो आंध्र प्रदेश में रिविजिट किया, उन्होंने यहाँ पर क्लियरली बोला कि कुछ ऐसी उनकी स्कीम है जिनको लेकर के उन्होंने एक तरीके से क्या किया था,
प्रॉमिस किया था उनको वो कंप्लीट करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम फोकस किया जा रहा है कि इस तरीके की जो स्कीम है वो पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस ना हो करके लोगों की वेलफेयर के लिए होनी चाहिए, ताकि उसका कुछ रिजल्ट देखने को मिले और जो भी इश्यूज हैं उनको सोल्व किया जा सके, लोगों की जो इकोनॉमी है उसको इंक्रीज किया जा सके। तो इसके ऊपर फोकस क्या किया जाना है, फोकस ये किया जाना है कि जो फ्री बाइज जो है वो एक तरीके से नहीं होना चाहिए। और अभी ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था। इसको लेकर के अगर हम क्लियरली बात करें तो ये जो डिसीजन है कि ये वेलफेयर स्कीम है और ये फ्री बाइज है, इसको लेकर के क्लियरली कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके बेसिस पर ये डिसीजन लिया जा सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो जीएम क्रॉप्स को लेकर के है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो देखो जीईएसी, जीईएसी क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर फंक्शन करती है। तो इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की कमर्शियल कल्टीवेशन को प्रपोजल को क्लियरेंस दे दिया है। ओके, जीईएसी जो है उन्होंने 2017 में इस प्रपोजल को क्लियर किया था। द मिनिस्ट्री वीटोड इट एंड सजेस्टेड दैट द पैनल होल्ड मोर स्टडीज ऑन द जीएम क्रॉप। 2017 में अप्रूवल दे दिया, लेकिन फिर बोला गया कि कुछ ज़्यादा स्टडी जो है वो इसके लिए की जाए। तो जीईएसी ने यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो शेयर की हैं, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात बताई है कि ये जो जीएम क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है मस्टर्ड की, वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ओके, तो अभी तक हमारे इंडिया में अगर हम बात करें जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है उनमें अभी जो है वो बीटी कॉटन जो है उसको अलाउ किया गया है। कुछ इम्पोर्टेंट डिजीज जो होती हैं कॉटन में वो बीटी कॉटन में देखने को नहीं मिलती है। और अब जो है ये सेकंड क्या हो गई, एक नई जीएम क्रॉप हो गई है। ओके, तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जीएम क्रॉप क्या होती है। जीएम क्रॉप मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ये जो क्रॉप है इनको प्लांट से ही डिराइव किया जाता है, मतलब मस्टर्ड है तो मस्टर्ड से ही इसको डिराइव किया जाएगा। लेकिन जो मस्टर्ड के जो सीड्स हैं इनके जो जीन हैं उनमें कुछ चेंजेस किया जाता है। बाहर से अदर स्पीसीज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ को इनके सीड में, इनके जीन में चेंज करके इंसर्ट किया जाता है और फिर उनका कल्टीवेशन किया जाता है। जैसे कि हम चाहते हैं कि ऐसे बीज हों जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे सकें, या फिर कोई स्पेसिफिक, जैसे मस्टर्ड में कोई स्पेसिफिक कोई डिजीज़ देखने को मिलती है तो उसके खिलाफ जो है, उस डिजीज़ के खिलाफ जो है इस सीड में रेजिस्टेंट जो है वो देखने को मिले। ओके, तो इस तरीके से जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो हैं वो बनाए जाते हैं और फिर उनको कल्टीवेट किया जाता है ताकि जो भी बेसिक इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जा सके। ओके, तो हमने डिस्कस कर लिया कि मेन जो है प्लांट से ड्राइव किया जाता है, लेकिन इनकी जो जीन्स हैं उनको आर्टिफिशियली जो है वो मॉडिफाइड किया जाता है। ओके, तो ये हमारा जीएम क्रॉप से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हैं। यहाँ पर हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं उन्होंने फोकस किया है कि इंटरनल लेवल पर जो हमारी पीस है उसको मेंटेन हम किस तरीके से करें। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि जो भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनके ऊपर फोकस करें और स्पेसिफिक जो है वो सभी स्टेट जो हैं वो अपने अपने लेवल पर पीस मेंटेन करने की कोशिश करें। ओके, यहाँ पर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने चाइना के जो एनवॉय हैं उनके लिए स्पेशल बात ये रखी कि देखो सभी जो हैं, सभी जो कंट्री हैं उनको एक दूसरे की जो भी रिस्पेक्ट है, जो भी उनकी बॉर्डर जो इश्यूज हैं उनको लेकर के रिस्पेक्ट अपनी बनाए रखनी चाहिए ताकि जो प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 14 पर, और यहाँ पर जो हमारे इसरो के चेयरमैन है, इसरो चीफ जो है, उन्होंने ये बोला है कि इंडिया में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फोकस करना होगा कि साइंस मस्ट बिकम द प्रायोरिटी ऑफ स्पेस मिशन, वी नीड मोर मनी फॉर इट। इसरो चीफ ने क्लियरली बोला है एस सोमनाथ ने कि हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो लॉन्च करने हैं। हम चाहते हैं कि स्पेस मिशन को हम इसके ऊपर प्रायोरिटी रखें, लेकिन हमें इसके लिए जो है वो मनी की ज़रूरत है। यहाँ पर इसरो ने ये भी क्लियर किया है कि हम नेविक जो हमारा प्रोग्राम है उसको हम बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। इसरो ने तो यहाँ पर जो अपना टारगेट है वो 2023 लास्ट तक बताया है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि 2025 तक जो है ये प्रोग्राम जो है वो एप्लीकेबल हो पाएगा। नेविक प्रोग्राम
IRNSS जो प्रोग्राम है इसमें 7 सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं, ताकि जिस तरीके से यूएस का जीपीएस सिस्टम हमारे फ़ोन में जो लोकेशन ट्रेसिंग सिस्टम के रूप में एग्जिस्ट करता है, उसको हम रिप्लेस करके अपना सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करें। और साथ ही साथ यहाँ पर जो अदर कंट्री जो हैं उनके भी इस तरीके के जो प्रोग्राम है उनके बारे में बताया गया है। यूरोपियन गैलीलियो है और रशिया का ग्लोनास है। ओके, ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में होना चाहिए। दूसरा आपको क्या ध्यान में होना चाहिए कि कोई भी जो कंट्री है उनका जो स्पेस स्टेशन है, ओके, जैसे हमारी इसरो है, यूएस की नासा है, ऐसे ही अदर जापान जो है उसकी जाक्सा है। ओके, तो इसी तरीके से अदर स्टेट्स की हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में भी रहती है। तो एक क्लियरिफिकेशन इस तरीके की टर्म्स को लेकर के होना चाहिए, ये टर्म जो है कौन से कंट्री से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पर गूगल ने बोल दिया है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं उनको लेकर के वो जल्द ही अपने यूजर्स को जो भी उनके इशू हैं उनको वो रिव्यू करेंगे, और जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करते हुए जो भी डोमिनेंस को लेकर के बात रखी गई है उन सारे इशूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, 2023 के लिए अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और अभी अगर आपको लगता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो इस मोड में नहीं हो पाई है कि आप उसको प्रीलिम से पहले कंप्लीट कर पाओगे, तो आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के जो सेकंड बैच है उसके साथ में जुड़ सकते हो। इस प्रोग्राम में हमने फोकस किया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के ऊपर। इसमें आपको मेंटोर जो है वो अलॉट किए जाएंगे। मेंटोर जो है वो आपको डेली बेसिस पर टारगेट देंगे। तो देखो, इस मेंटोरशिप प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये होगा कि आपको ये डिसाइड नहीं करना है, आपको इसमें अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है कि हम अपना टारगेट जो है वो किस तरीके से डिसाइड करें कि प्रीलिम्स से पहले हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। ओके, तो इसमें जो हमारे मेंटोर हैं वो आपको गाइड करेंगे, आपको डेली बेसिस पर टारगेट देंगे, बस आपको टारगेट कंप्लीट करना है। फिर आपको उन्हीं टारगेट से रिलेटेड एमसीक्यू जो हैं वो आपको सोल्व करवाए जाएंगे और एमसीक्यू आपको दिए जाएंगे, आप उनको सोल्व करिए, उनका जो डिस्कशन है वो आपके साथ किया जाएगा। इससे आपका स्टैटिक पार्ट भी कंप्लीट होगा और एमसीक्यूज के थ्रू जो है वो आप प्रीलिम्स देने की प्रैक्टिस भी आपको हो पाएगी। इसमें हम लगभग 1.5 साल के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको कवर करवाएंगे। एमसीक्यू में जो है वो क्वेश्चन 3000 प्लस क्वेश्चन जो है वो आपको करवाए जाएंगे, तो आपकी एनअप प्रैक्टिस जो है वो प्रीलिम्स के लिए हो जाएगी। 1 नवंबर से ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। 599 पर मंथ इसके चार्जेस रहेंगे। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के इसको विजिट कर सकते हो। अगर आप कंपैरिजन करोगे अदर कोचिंग से, आप चाहे टेस्ट सीरीज से कर लीजिए, आप किसी से भी कर लीजिए, आपको जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा लोवेस्ट प्राइस में, मतलब हमने इस कंफर्ट तरीके से इस प्राइस को रखा है कि हर स्टूडेंट जो है जो स्पेसिफिक फोकस करना चाहता है और एक टारगेट ओरिएंटेड अपनी स्टडी को बनाना चाहता है वो इजीली इसको ज्वाइन कर सके। आप 1 मंथ के लिए ज्वाइन करके देख सकते हैं। आपको जो हमारा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 2023 के लिए, जिसमें हमने प्रीलिम्स और मेंस को लेकर के फोकस किया है, जिसमें हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको बेनिफिट मिल रहा है इस प्रोग्राम का, और काफ़ी अच्छे उनके रिव्यूज़ देखने को मिल रहे हैं कि एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में उनकी प्रीलिम्स एंड मेंस की प्रिपरेशन जो है वो हो पा रही है। मैप बेस्ड क्वेश्चंस देख लीजिए या अदर करंट रिलेटेड जो क्वेश्चंस देख लीजिए, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उनको वहाँ पर करवाई जा रही हैं। ओके, थैंक यू।